नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें आपको ऐसे टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे। उसी के साथ यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि सीटेट के एग्जाम में पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। चलिए यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, कहता है कि अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? कृष्ण, शिव, शंकर या विष्णु? यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु के उपासक थे। कौन? अलवार संत। अगर बात करी जाए शिव के उपासक कौन थे तो नैनार जो संत थे। कौन संत थे? नैनार जो संत थे वो शिव के उपासक थे। वही विष्णु के उपासक कौन थे? वो थे अलवार संत। इन दोनों प्रकार के संतों का जो उदय हुआ था किस प्रदेश में हुआ था या कहां पर हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है। इसलिए इनका जो प्रादुर्भाव हुआ था ये दक्षिण भारत के संत थे। कहां के थे ये दक्षिण भारत के संत थे। शिव के उपासक कौन थे? नैनार थे। वहीं विष्णु के उपासक अलवार थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। यहां पर 3 उद्योग जो होंगे वो कृषि आधारित होंगे, बल्कि एक उद्योग किसी दूसरे से संबंधित होगा। उसी को आपको यहां पर पहचानना है। चलिए आपको यहां पर बताते हैं। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, चरम उद्योग। अब यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बल्कि सभी यहाँ पर आपके कृषि आधारित उद्योग दिए गए हैं। जैसे अगर बात करी जाए वनस्पति तेल की, ठीक है, जो वनस्पति तेल उद्योग है इसका जो निर्माण होता है वो कृषि के द्वारा होता है, यानी कि इनकी जो खेती की जाती है तेल उत्पादन करने के लिए। वहीं अगर बात करूं मैं सूती वस्त्र की, किसकी बात करूं? सूती वस्त्र की, ठीक है। जैसे कपास आपका हो गया, क्या हो गया? कपास का खेती से उत्पादन किया जाता है, यानी कि ये आपकी कृषि आधारित हो जाएगी। सूती वस्त्र कैसा हुआ? कृषि आधारित हुआ। अगर बात करी जाए मत्स्य तेल की, यानी कि जो मछली का तेल होता है वो तो आपका एक दूसरे प्रकार का आधारित उद्योग हो जाएगा, ना कि कृषि आधारित होगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि चरम उद्योग है ये तो जानवरों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जो चरम उद्योग है, यानी कि जो चमड़े हैं जानवरों के, किसके? जानवरों के। ये तो आपका जानवर से आधारित उद्योग हो जाएगा। नहीं, जो आपके कृषि आधारित उद्योग होते हैं उसमें आपका चरम उद्योग भी सम्मिलित है, यानी कि कृषि उद्योग के अंतर्गत आपका चरम उद्योग यहाँ पर सम्मिलित है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भीमबेटका की बात करी गई, किसकी? भीमबेटका के जो पुरा स्थल है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मंडप क्या था? ठीक है, मंडप क्या था? मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सकें। स्तूप, यहां पर लिखा हुआ है स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पब, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती हो। ठीक है, तो चलिए आपको यहां पर बताते हैं। पूछा क्या है आपसे? मंडप पूछा है। जैसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर है, मंदिर के चारों ओर का जो परिसर होता है जहां पर सभाएं लगती हैं, लोग एकत्रित होते हैं किसी विशेष उत्सव के लिए, तो जो क्षेत्र होता है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं उसी को कहते हैं दोस्त मंडप। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मंडप। अब आपको बताना है इसको ढूंढकर, ठीक है। एक सभागार जहां लोग क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ए हॉल होता है, मतलब कि एक प्रकार का हॉल होता है जहां पर पीपल क्या होते हैं वो वहां पर एक साथ इकट्ठे होते हैं या किसी उत्सव के लिए वहां पर एकत्रित होते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहां, पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौन मिलता है, मौका मिलता है। यहाँ पर मौका लिखा हुआ है, ठीक है।
महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, पितृसत्तात्मक समाज जो होता है वो कैसा होता है। वहां पर महिलाओं का क्या किया जाता है, महिलाओं से भेदभाव किया जाता है, उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। किनको, महिलाओं को। वही होता है पितृसत्तात्मक, यानी कि पुरुषों की जो व्यवस्था है वहां पर प्रधान होती है। महिलाओं का वहां पर अपमान किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, शोषण किया जाता है। ठीक है, तो वो आपका नहीं होता है एक पितृत्वात्मक समाज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है कि जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। नहर, स्थल संधि, जल संधि या खाड़ी। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा जल संधि। ठीक है, स्ट्रेट उसको कहते हैं जब जल के भाग को जोड़ता है, यानी कि जैसे आपका समुद्र हो गया, समुद्र को जोड़ता है, या महासागर को जोड़ता है, वो आपका जल संधि कहलाता है। जैसे दक्षिण भारत में और आपका श्रीलंका, यहाँ पर आपका समुद्र, इस भाग को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। किस जल संधि के नाम से जानते हैं, पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा स्थल संधि। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा जल संधि। अगर स्थल संधि की बात करी जाए तो ये स्थल वाले भागों को जोड़ती है, यानी कि भूखंड को जोड़ती है, तो वो आपकी होती है स्थल संधि। परंतु जो जल वाले भागों को जोड़ती है, जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गया, उसको कहेंगे यहाँ पर जल संधि। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है। विच इज द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। असमानता, खुला व्यापार, समानता, उचित प्रतिबंध। यहाँ पर राइट आंसर होगा समानता, इक्वलिटी, जो कि डेमोक्रेसी की एक बेसिक फीचर है, यानी कि उसकी एक बेसिक विशेषता है समानता। ठीक है, असमानता नहीं होती है, ना ही खुला व्यापार, ना ही उचित प्रतिबंध। यहाँ पर राइट आंसर होगा समानता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की। ठीक है, द सतनामी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, यानी कि सतनामी जो आंदोलन है इसके फाउंडर कौन थे, इसको शुरू करने वाले का नाम आपको यहाँ पर बताना है। हरिदास, ज्योतिदास, घासीदास, सूरबाल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका घासीदास। गुरु घासीदास ने 1820 के दशक में क्या किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक आंदोलन चालू किया था जिसका नाम था सतनामी आंदोलन। इस आंदोलन के तहत आपकी जैसे ब्राह्मणवादी परंपरा होगी, छुआछूत होगी, ठीक है, ऊंच नीच होगी, इनको समाप्त करने के उद्देश्य से गुरु घासीदास ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, वो भी 1820 के दशक में। कहाँ पर, मध्य भारत में, यानी कि छत्तीसगढ़ से। चलिए आगे के क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। तानपुरा, सितार, बांसुरी या वीणा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा वीणा। ठीक है, वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को वाद्य यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। उसके जो तमाम प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं समुद्रगुप्त के, उसमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। पवन की, हिमनद की, समुद्री तरंग की या नदी की। ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा समुद्री तरंग की। समुद्री तरंग के अपर्दन से किस आकृति का निर्माण होता है, उस आकृति का निर्माण होता है, उसका नाम है स्टैक, जो कि समुद्र तरंग के द्वारा उसका निर्माण होता है। यहाँ पर और अन्य चीजें भी दी गई हैं, उनको भी यहाँ पर बताऊंगा आपको। जैसे पवन के द्वारा कौन सी आकृति बनती है, पवन के द्वारा लोयस बनती है। क्या बनती है, लोयस बनती है। लोयस कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सबसे ज्यादा चीन में आपके पाए जाते हैं। लोयस का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान वाले इलाके में जब आपकी बालू उड़ती है, रेत उड़ती है, ठीक है, वही आपका होता है पवन के द्वारा बनाई गई आकृति, जिसको लोयस के नाम से जानते हैं। ये सर्वाधिक चाइना में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हिमनद की। हिमनद के द्वारा
कौन सी आकृति, निक्षेपित आकृति का निर्माण होता है, यानी कि अपर्दन कह लो या निक्षेपण कह लो, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हिमोड। हिमोड किसका अपर्दन है, हिमोड जो है वो है हिमनद का, ठीक है, हिमनद का निक्षेपण है। समुद्र तरंग मैंने आपको बताया स्टैक होगा, और नदी के द्वारा तमाम प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सर्पाकार आप ले लो, जिसको विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प किसके द्वारा बनाई जाती है, नदी के द्वारा बनाई जाती है। डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है, नदी के द्वारा बनाया जाता है। जल प्रपात किसके द्वारा बनाया जाता है, वो भी नदी के द्वारा बनाया जाता है। वितारिका भी नदी के द्वारा बनाई जाती है। चाप झील भी नदी के द्वारा ही बनाई जाती है। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है कि अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था, ठीक है, राजनैतिक और वित्तीय कार्य, राजनैतिक और सैनिक कार्य, केवल राजनैतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका होगा, कौन सा होगा दोस्तों, सूबेदार का जो कार्यभार था वो था राजनैतिक और सैनिक कार्य, राजनैतिक और सैनिक कार्य, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन उसका था, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर बात की जाए अकबरनामा ये है क्या भला, ठीक है। चलिए यहाँ से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, यहाँ पर आपको सभी चीजों को बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अकबरनामा की, ठीक है। अकबरनामा, अकबरनामा जो है इस ग्रंथ को किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। किसने, अबुल फजल ने इस ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम क्या है, अकबरनामा। अकबरनामा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, ये 3 भागों में बटी हुई है। अब हम आपको एक एक करके इसके भाग बताएंगे, और भागों से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आईने अकबरी कभी कभी पूछा जाए, तो आईने अकबरी भी अकबरनामा का ही भाग है। चलिए यहाँ पर 3 पार्ट इसके मैं बता देता हूँ आपको, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तीसरे वाले को कहते क्या है, आईने अकबरी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईने अकबरी के नाम से किसको जानते हैं, तीसरे वाले भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इतना आप याद रखेंगे। पहले भाग में क्या है, अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। पहले में है पूर्वज का, दूसरे में है उसके शासनकाल का, दूसरे में क्या है, शासनकाल का है, तीसरे को कहते हैं आईने अकबरी, जिसमें विभिन्न प्रकार के उसके शासन से संबंधित जो विशेषताएं हैं, सांख्यिकी प्रदर्शन है, वो आपका आता है आईने अकबरी में। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। राइट उत्तर यहाँ पर कौन सा था, आपका था ऑप्शन नंबर बी, राजनैतिक और सैनिक कार्य। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। काल्पनिक रेखा को किसकी बात करी गई है, ग्लोब की बात करी गई है। इसको बीचों बीच से जो रेखा काटती है बराबर भाग में, उस रेखा जो काल्पनिक होती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा, जिसको किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये कितने अक्षांश होती है, 0 अक्षांश होती है। इसके ऊपर में आपकी होती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा आपकी होती है। नीचे में होती है आपकी मकर रेखा, कौन सी, मकर रेखा होती है, जो कि 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है। वहीं कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। यहाँ का जो तापमान है ये उष्णकटिबंध क्षेत्र कैसा है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। विषुवत रेखा को किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऐसे विकल्प होंगे जो कि दीवानी कानून के अंतर्गत आ जाएंगे और एक नहीं आएगा। उसी को आपको पहचान कर यहाँ पर बताना है। चलिए आपको बता देते हैं। तलाक का मुकदमा दायर करना, ये कैसा है, ये भी एक दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। बच्चों की परीक्षा का दावा करना, ये भी आ जाएगा दीवानी कानून के अंतर्गत। जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद भी आपके दीवानी कानून में ही आते हैं। दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हरेजिंग ए वुमेन फॉर डाउरी, ठीक है। तो दहेज के लिए औरतों को तंग करना ये आपका नहीं आता है दीवानी कानून के दायरे में। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं।
समुद्र गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, ठीक है, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधि, शैलों का गिरना। यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। समुद्र में जो गुफाओं का निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? समुद्र में जो गुफाएं बनती हैं वो किसके तहत बनती हैं? वो बनती हैं जब तरंगे उठती हैं और अपरदन होता है। अपरदन भी होता है, निक्षेपण भी होता है, ठीक है, तरंगों का। उसी से आपकी क्या बनती है? समुद्र गुफा बनती है। समुद्र गुफा के बाद बनती है आपकी स्टैक आकृति। स्टैक के बाद में क्या बनती है? स्टैक किसे कहते हैं? एक दीवार जैसी आपकी एक संरचना होती है, उसी को स्टैक कहा जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। समुद्र के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। पवन अपरदन मैंने आपको बताया था, लोयस याद रखिएगा आप सभी लोग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? ऐसी फसल का आपको नाम बताना है जिसके लिए उपजाऊ जो भूमि है वो उपजाऊ ज़्यादा नहीं चाहिए होती है और वहाँ की जो मिट्टी हो वो बलुई मिट्टी हो, ठीक है, थोड़ी बहुत। तो वहाँ पर बाजरा होगा या मक्का होगा, जूट होगा या कपास होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? बाजरा। बाजरा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाजरा यहाँ पर कैसा होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा के लिए कम उपजाऊ और बलुई वाली मिट्टी चाहिए होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कपास, कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है? कपास के लिए काली मिट्टी। कैसी? काली मिट्टी आपकी किस में आती है? कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय का, ईश्वरचंद विद्यासागर का, ज्योतिबा फूले का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है सभी स्टूडेंट को। क्या बताना है? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना किस संघ की स्थापना की थी? बड़ा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन परीक्षा के लिए, तो आपको यहाँ पर बताना है किसकी स्थापना की थी। अगर मैं बात करूँ ज्योतिबा फूले की, ठीक है, ये एक दलित थे, ठीक है, ज्योतिबा फूले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1873 में। कब? 1873 में, जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है, गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक का नाम है। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है? बहुसंख्या में फैली हुई गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में भी है, केरल में नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश में। गलत होगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ पर फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है, लेकिन बंगाल में नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कर्नाटक ये भी गलत होगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, और यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके कैसे होंगे? यहाँ पर गोंड जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, यानी कि अधिक संख्या में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर यहाँ पर में होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने के लिए अनुच्छेद 22 आपका लागू होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन आपको बताने हैं। किसके संदर्भ में? ईवी रामास्वामी आपके हो गए और हरिदास ठाकुर हो गए। दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया, बिल्कुल सही होगा। दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल। इन्होंने ब्राह्मणवादी जो परंपरा थी उनका यहाँ पर विरोध किया था। जैसे आपके धार्मिक ग्रंथ हो गए भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इनका इन्होंने बहुत जोर से विरोध किया था, ठीक है। ये जाति प्रथा के समर्थक मतलब कि उनके विरोध में थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। कन्नौज नगर, कौन सा नगर? कन्नौज नगर निम्नलिखित में से वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, पल्लव, पाल, प्रतिहार, प्रतिहार, पल्लव। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये तीनों जो वंश हैं, ये इन तीनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, यानी कि ये तीनों ही विवाद के केंद्र बिंदु रहे। किसके लिए? कन्नौज नगर पर ये कब्जा करना चाहते थे। ये तीन वंश, राष्ट्रकूट आपका हो गया, प्रतिहार हो गया और पाल, ये तीन राजवंश कन्नौज पर क्या करना चाहते थे? अपना शासन करना चाहते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कथन ABC एक ग्रह की विशेषता का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, आकार में है पांचवा ग्रह, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कौन सी ग्रह की बात करी गई है? आपकी प्यारी पृथ्वी की बात करी गई है, जिसमें हम सभी लोग निवास करते हैं। जो आपकी पृथ्वी है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। पहला कौन सा है? पहला है आपका बुध, दूसरा है शुक्र, बुध शुक्र के बाद में पृथ्वी, के बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि तीसरे नंबर पे आपकी आती है पृथ्वी। आकार में आपका पांचवा बड़ा ग्रह है, ठीक है। और यह ध्रुवों के पास कैसी होती है? ये जो पृथ्वी ग्लोब है, ये ध्रुवों के पास यहाँ पर में चपटी होती है, ठीक है, ध्रुवों के पास में। और बीच में कैसी होती है? बीच में दोस्तों ये होती है उभरी हुई, बीच में होती है उभरी हुई। इसीलिए इस ग्लोब को क्या कहा जाता है? भू आब के नाम से भी जाना जाता है, भू आब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा पृथ्वी की विशेषता यहाँ पर तीनों ही दी गई हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य, गलत कथन की आपको पहचान करनी है। ऊर्जा संसाधनों पर बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, सही है। सौर ऊर्जा नवीकरण है, सही है। ज्वारी ऊर्जा समाप्त होती है, गलत है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, सही है। अब यहाँ पर गलत कैसे, आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा आपको, ठीक है। जैसे बायोगैस हो गई, ग्रीन हाउस हो गई, ये प्रभाव का कारण होती है, बिल्कुल सही, सभी लोग जानते होंगे। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है। नवीकरण का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये असमाप्त होते हैं। कैसे है होते हैं? असमाप्त होते हैं, यानी कि ये कभी समाप्त ही नहीं होते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते हैं। कौन से? नवीकरण वाले आपके, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, सौर ऊर्जा होगी आपकी, पवन ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई। ये कैसे हैं? ये सभी नए स्रोत हैं, यानी कि नवीकरण है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत में आपकी होती समाप्त ऊर्जा, जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा कैसी है? ये तो आपकी नवीकरण है, यानी कि ये तो समाप्त नहीं होती, जबकि यहाँ पर समाप्त दिया गया है, इसलिए गलत होगा। तो गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना था, असत्य वाला ही बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपके विकल्प मैंने आपको नहीं दिए हैं, ABCD किसका है किसके साथ, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके बताऊंगा। ओजोन परत, ओजोन परत का मिलान यहाँ पर किसके साथ में होगा? ओजोन परत किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ओजोन परत? आपको बताऊंगा, ठीक है। रेडियो की प्रेषण तरंगे जो होती हैं, समताप मंडल है और मौसम संबंधित घटना है। सबसे पहले मौसम संबंधित घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है, समताप मंडल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, उसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। रेडियो प्रेषण की तरंगे आपकी होती हैं वाहे, किसमें? बाह्य वायु मंडल में, ठीक है। अगर बात करूं मैं बहिर्मंडल में, बहिर्मंडल में आपका क्या होता है? बहिर्मंडल में आपकी पतली पतली वायु पाई जाती है। यहाँ पर इसका मिलान इसके साथ होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिसमैच हो गई है, ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ओजोन परत की अगर बात करूं, ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। कहाँ पर? ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। थोड़ा यहाँ पर इसका इस साइड में करना था भाई, यहाँ पर आपका मिसमैच हो गया। इसकी कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया। ओजोन परत यानी कि इसका समताप मंडल के साथ हो जाएगा, और बहिर्मंडल जो होगा यहाँ पर पतली वायु पाई जाती है, और मौसम वाली घटना क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, और रेडियो प्रेषण की तरंगें आपकी बाह्य वायुमंडल में होती हैं। बस आपको इतना करना था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है?
ठीक है, यहाँ पर होगा विनय पिटक। कौन सा होगा? विनय पिटक जो है इसमें नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक वीडियो को आपने शेयर भी नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।